नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। बीता हफ्ता छोटा था, जितना छोटा था उतना ही ज्यादा वॉलेटाइल था। इंडिया विक्स आपने देखा होगा किस तरह से उछलता हुआ दिखा। 2 ही दिन में 50-52% तक का जंप हमने बनता हुआ दिखा। और ये पूरा मामला, ये पूरा हफ्ता वो हफ्ता था जब पहली बार हमने जो इजराइल की ओर से ईरान पर हमला किया गया उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखा। सोमवार वो दिन था जिस दिन हमने इम्पैक्ट आते हुए देखा। हालांकि पिछले शुक्रवार से ही हमने इसका एक कहते हैं ना ट्रेलर देख लिया था कि इस हफ्ते पिक्चर किस तरह की बनने वाली है। बीच में एक रिस्पाइट ज़रूर आया। इनके जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके स्काई न्यूज़ के हवाले से खबर आ गई कि झूठे बयान उन्होंने कह दिया है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अबेंडन करने के लिए तैयार हैं। हालांकि बाद में फिर ईरान की जो स्टेट एजेंसी है, सरकारी न्यूज़ एजेंसी, उन्होंने बोल दिया कि ये पुरानी जो बातचीत हुई थी 3 दौर की, वहाँ से कुछ कमेंट पकड़ के ला दिए। संदीप भाई, पता है अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है? एज एन जर्नलिस्ट बता रहा हूँ प्रॉब्लम। आप भी, हम दोनों बात भी कर रहे थे। आज डेटा पढ़ो तो डेटा गलत, डेटा झूठ, खबर पढ़ो तो खबर झूठ, ठीक है। और आप मार्केट की स्थिति देखो तो वो झूठी, एक स्टेटमेंट से हिल जाती है। आज रविवार का दिन है, अब कल सोमवार को कोई लिख के दे दे कि कल सोमवार को मार्केट में क्या होगा, कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि संडे की रात को या सोमवार की सुबह को पता चलेगा कि मार्केट में अभी तक के क्या स्टेटमेंट हैं और उसके आधार पे क्या मार्केट जाएगा। तो हम अगर हो सकता है कि आज रात को जब सो रहे हो ट्रम्प साहब जागे और पता नहीं क्या मन में आ जाए। हाँ, वो तो जागेंगे ही, वो तो उनको तो मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं और वो बयान बदल सकते हैं। अब तो न्यूज़ एजेंसी अपने बयान बदल रही है, तो अब क्या ही किस चीज़ पर जाओगे आप। तो ये सारी चीज़ें हैं मार्केट में। देखो, ऐसे में अब हम तो ये कह ही नहीं रहे कि अब ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट करो या कुछ करो। जब मार्केट चीज़ें ठीक होंगी जब देखेंगे। लेकिन एक चीज़ जो कि मार्केट में आप अभी, ट्रेडिंग मार्केट ज़रूर है। ट्रेडिंग मार्केट में भी बहुत जो होशियार लोग हैं, सेलेक्टिव स्टॉक पकड़ना जानते हैं, वो पकड़ सकते हैं। वॉर पे आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वॉर जो है ना, वो अब जब खत्म होगा, जब सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, डस्ट सेटल डाउन, पल पल स्थिति बदल रही है, तो उस पर कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने देखा फ्राइडे के सेशन में एक खबर आई कि जी अमेरिका ने इंडिया को अलाउ कर दिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए। MRPL भाग गया और आपका चेन्नई पेट्रो में स्ट्रेंथ आ गई, आपके रिलायंस में स्ट्रेंथ आ गई। तो ये कुछ एक शेयर्स है। क्यों भाग गई? क्योंकि भैया आप रशिया से, ये 3 रिफाइनरी कंपनियां हमारी जो मेजर हैं, ये खरीदती आ रही हैं क्रूड, सस्ते दामों पे खरीद लेती हैं या जो भी दाम पर खरीद लेती हैं। वैसे वो रशिया का क्रूड आप बता रहे थे कि वो $5 महंगा चल रहा है, 4 से $5 मार्केट प्राइस से महंगा है ना। तो मार्केट प्राइस से महंगा है, लेकिन अब हमारे रशिया से अच्छे रिश्ते हैं। हाँ, हमारे लिए कुछ हो जाए, डिस्काउंट हो जाए, कुछ अलग, क्योंकि हमारे बहुत पुराने और बहुत अच्छे रिश्ते हैं, स्पेशली मोदी जी के आने के बाद। मोदी जी की जो इक्वेशन है पुतिन साहब के साथ, वो बड़ी तो अच्छी है। कुछ स्पेशल डिस्काउंट हो जाए, कुछ स्पेशल, और स्पेशल डिस्काउंट होने की इसलिए भी संभावना इसलिए क्योंकि आप देखो जनवरी में हमने 11 लाख बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए हमने केवल फरवरी में 10 लाख बैरल क्रूड इंपोर्ट किया रशिया से। मतलब 1 लाख बैरल हमने कम कर दिया था, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गए। तो और किया ना, हाँ 1 लाख बैरल किया ना, हाँ किया, उनका रेस्पेक्ट किया पूरा। अब जो समुद्री एरिया है जहाँ जहाज लोडेड है, वो करीब 95 लाख बैरल क्रूड ऑयल लेकर घूम रहे हैं। अब वो इंडिया में आ जाएंगे अगर 95 लाख बैरल वाले, तो इंडिया को कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, कुछ राहत मिल जाएगी। इसीलिए थोड़े शेयर चल गए थे कि भाई चलो ठीक है। और अगर ये युद्ध लंबा चल गया तो परमिशन और लंबी ले आएंगे, तो भाई फिर नए शिप भी लोड करा लेंगे रशिया से। उसमें एक चीज़ और भी है ना। हाँ, वो आप इस तरह से समझिए कि आप कतर एनर्जी ने बोल दिया कि हम अपना आउटपुट बंद कर रहे हैं, तो पेट्रोनेट LNG को फोर्स मेजर लागू करना पड़ गया। गुजरात गैस ने बोल दिया। अब हो क्या रहा है ना, मतलब कुछ समय के लिए सही, कुछ दिनों के लिए सही, कुछ हफ्तों के लिए सही, जब आपका कारोबार ठप ना हो जाए, बंद ना हो जाए बिल्कुल पूरी तरह से, वो सिचुएशन एटलीस्ट इन रिफाइनिंग कंपनियों के साथ नहीं हो रही है। कोई कह रहा है कि 7 दिन के रिजर्व्स हैं, कोई कह रहा है 10 दिन के हैं। सरकार ने कहा कि हमारे पास 25 से 30 दिन के रिजर्व हैं, कोई प्राइस नहीं बढ़ेंगे, कोई शॉर्टेज नहीं होगी। हमारी अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग देशों के साथ बातचीत चल रही है सप्लाईज को मेंटेन करने के लिए। तो ऑयल कंपनीज के साथ या रिफाइनिंग कंपनीज के साथ ये एश्योरेंस है कि इनकी सप्लाईज कट नहीं होगी, कच्चे तेल की सप्लाई कट नहीं होगी। अब LNG जो गैस है वो एक सेंसिटिव इशू है, उसके टैंकर ही रुक गए, कतर ने उत्पादन ही बंद कर दिया, तो वो अलग बात है। अब आपकी LNG का जो सोर्स है वो खाड़ी देश ही प्रिडोमिनेंटली है, तो आपके लिए दिक्कत ये है कि आप फिर उसके
एडजस्टमेंट भी नहीं कर सकते, कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं ला सकते। नहीं, भाई खाड़ी कम से देश कम भी खाड़ी है, देशों वाला खाड़ी तेल देश भी है, और फिर गैस का प्रोडक्शन हर कोई कंट्री उतना मेजरली करता भी नहीं करता भी नहीं। है। क्रूड ऑयल पर तो ज़्यादा फोकस रहते हैं लोग। कतर थोड़ा ज़्यादा डोमिनेटिंग प्लेयर है इस चीज़ में, और हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ, तो हमने आज तक कभी बहुत ज़्यादा प्लेयर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करे भी नहीं है। वही तो मैं वो भी कह रहा एक था चीज़ कि है। आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे हाँ। कच्चे तेल में क्या है, आप किसी और देश से ले लेंगे, जैसे रशिया से खुद ही यूएस ने अलाउ कर दिया कि आप 30 दिन के लिए कम से कम, जब तक ये डिसरप्शन है, रूट पे दिक्कत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले, तो आप वहाँ से क्रूड ले लीजिए। तो वो भी एक फैक्टर है जो कि इन कंपनीज के लिए पॉजिटिवली काम कर रहा है। और एक खबर और आई थी विवेक भाई इस हफ्ते में, चाइना ने क्या किया, इनकी जो स्टेट रन रिफाइनरीज हैं, सिनोपेक हुई या बाकी जो रिफाइनिंग कंपनीज हैं, चाइना कह रहा है कि आप जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो देश से बाहर एक्सपोर्ट मत कीजिए जब तक आपकी डोमेस्टिक सप्लाई मीट ना हो जाए। यूरोप तो ठप हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए आप देखें तो रिलायंस जो कि प्रेडोमिनेंटली यूरोप में एक्सपोर्ट करता है अपने रिफाइंड प्रोडक्ट्स, तो अगर चाइना से सप्लाईज कम होंगी तो एक तो इनका ऑफटेक बढ़ेगा, दूसरा मार्जिन्स बढ़ेंगे, यानी कि रिफाइनिंग मार्जिन्स बढ़कर आएंगे जब नंबर्स आएंगे। तो उसी को कहीं ना कहीं बाजार ने भापने की कोशिश करी। मैं रिलायंस इनफैक्ट टच करने भी वाला था, आपने अच्छा स्टॉक चुन लिया। 1307 के आसपास ना इसी हफ्ते में ही हमारी बातचीत हो रही थी कि 1307 के आसपास आ गया। अब जाहिर सी बात है कि विलियम वाला आपको याद होंगी, बजट वाले दिन ही कह रही थी 24,200 आ जाएगा। तब तक जंग का कोई ऐसा अंदेशा भी नहीं था। तो जंग हो गई तो हमने नीचे 24,500 तक के लेवल्स देख लिए निफ्टी पर। तो रिलायंस ऑब्वियसली उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, जो हैवी वेट है वो नहीं गिरेंगे तो फिर मार्केट को कौन नीचे लेके आएगा। तो 1307 पर रिलायंस, कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि बहुत लुक्रेटिव हो गया। भले कोई कह पाया नहीं कह पाया, या जुड़ पाया नहीं जुड़ पाया उस समय, लेकिन वो कह रहे थे कि जो भी बाजार को समझता है, परखता है, या जिसने बाजार को कीनली देखा है या अपने ट्रेडिंग पोजीशन करता है ना, उसको समझ आ गया था कि 1300 के आसपास रिलायंस बहुत बढ़िया प्ले था। और इस हफ्ते की क्लोजिंग आप देख लीजिए 1400 के ऊपर है। बिल्कुल। तो 100 रुपये एक हफ्ते के अंदर, वो भी 4 दिन के सेशन में बनना, और वो भी मतलब देखो, रिस्क सभी कंपनियों के साथ है आजकल। आप आईटी कंपनी ले लो, एफएमसीजी ले लो, आप किस कंपनी को हाथ लगाओगे, उस कंपनी का जो रिस्क है वो आपको इतना बड़ा दिखेगा। जब आप ब्रोकरेज हाउसेस की जब रिपोर्ट पढ़ते हो ना, तो आजकल पहले रिटर्न की जो नैरेटिव्स लिखी होती हैं वो मत पढ़ो, आप सबसे ज़्यादा पहले पढ़ो रिस्क क्या है। रिस्क पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि भैया अगर रिस्क ये है, आपके दिमाग से मैच कर रहा है कि हाँ जी ये रिस्क बड़ा तो नहीं है, तो वरना मत लेना, क्योंकि फंस जाओगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की आई थी, उसमें आया कि भाई टायर कंपनियों के मार्जिन्स जो हैं वो गिर जाएंगे। CLSA की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि 400 बेसिस पॉइंट तक मार्जिन गिर जाएंगे। और उन्होंने जो EPS जो उनका डाउनग्रेड है वो 27 से 40% तक EPS कट कर दिया FY27 के लिए। कोई कह रहा है जी क्रूड, ये युद्ध 1 महीने में शांत हो जाएगा और क्रूड 3 महीने में शांत हो जाएगा, मतलब 2 महीने में ही नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा, तो फिर ये FY27 की अर्निंग डाउनग्रेड क्यों करनी है। लेकिन होता क्या है ना कि अब जैसे टायर कंपनियां हैं, टायर कंपनियों को इन्वेंट्री वाला चक्कर पड़ जाता है। आप कार्बन ब्लैक खरीदते हो, अब आप 2-4 महीने का स्टॉक तो करके रखते हो। अब आप इस समय पर अगर आप 2-4 महीने के आगे का स्टॉक कवर करके रखोगे, आपका भले ही वो क्रूड सस्ता हो जाए, कार्बन ब्लैक सस्ता हो जाए, लेकिन 4 महीने तक तो आपके रिजल्ट अच्छे आने ही नहीं है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, आप ये स्टॉक नहीं करोगे, पता लगा वो कतर के एनर्जी मिनिस्टर ने बोल दिया जी कि क्रूड ऑयल $150 भी हो जाएगा। अब ऐसे स्टेटमेंट सुन के कार्बन ब्लैक कंपनी सोचेगी या टायर कंपनी सोचेगी मैं कार्बन ब्लैक क्यों ना स्टोर करके रखूँ, कर लो उसे, है ना। तो अब ये बड़ा चक्कर होता है कि कंपनी दो मत हो जाती है कि खरीदूं कच्चा माल या नहीं खरीदूं। खरीद रही हूँ तो अभी महंगा मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है बाद में महंगा हो जाएगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है इस समय। पैकेजिंग कंपनी के साथ भी यही है, ईस्टर, यूफ्लेक्स, पॉलीप्लेक्स, ये सारी कंपनियां आप देख लेना, पढ़ लेना। भी क्रूड से लिंक्ड है स्टॉक, जितने पेंट कंपनियां, पेंट कंपनियों पर HSBC की रिपोर्ट आ गई, उन्होंने अर्निंग्स अनुमान अपने कट कर दिए। उन्होंने कहा 4 साल बाद पहली बार हो रहा है कि कॉस्ट इनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 4 साल बाद, वही 2022 के बाद जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था फरवरी में। अब एक तो ये फरवरी महीना ऐसा है, हर बार अच्छे से निकलता ही नहीं है। मैंने 4 साल हो गए इस बात को, 4 साल। संदीप भाई मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ डेट ऐसी हैं जो ना बड़ी खतरनाक है। मुझे मैं बॉम्बे में एक व्यक्ति से मिला, सज्जन से, उन्होंने कहा सर 24 जनवरी ये डेट ऐसी है बड़ी खतरनाक है। जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था ना। नहीं, 24 तारीख, मतलब 24 जनवरी। युद्ध तो 22 फरवरी या 24 फरवरी को शुरू, 24 फरवरी को शुरू होता है, लेकिन 24 जनवरी बड़ी खतरनाक डेट है मार्केट के लिए। 2008 में जो फॉल आया था
उस समय जनवरी का वही 20-24 जनवरी के आसपास का पीरियड चल रहा था। कोविड में जो पहला फॉल सबसे बड़ा आया था वो 24 जनवरी को आया था, है ना? जब अदानी वाला वो जो रिपोर्ट आई थी वो किसकी, हिंडनबर्ग की, वो 24 जनवरी को आई थी। तो एक 24 जनवरी बड़ी खतरनाक है। कुछ इंसिडेंट मतलब ऐसे मैच हो गए कि 24 जनवरी डिक्लेयर कर दिया गया। हाँ, बड़ी खतरनाक डेट है। अच्छा, ऐसे ही अगस्त में आता है। अगस्त में आप फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से आप ले लो, मार्केट जरूर गिरता है, अक्सर गिरता है। आप मई का महीना ले लो, मई या तो बहुत अच्छा जाएगा या अति खराब जाएगा। मई फॉल तो बड़ा फेमस भी है, हाँ, सेल इन में। तो अगर आपकी अर्निंग्स अपग्रेड हो रही हैं तो मई अच्छा चला जाएगा अगले साल के लिए, कि अगर अर्निंग आपकी उस फाइनेंशियल ईयर के लिए अपग्रेड हो रही हैं, और अगर डाउनग्रेड हो रही हैं बड़ी पिटाई होती है। तो ये कुछ एक महीने हैं, आप ये हमेशा याद रखना। और ये महीने पता है कौन से वाले हैं? ये महीने वही वाले हैं जब आपका रिजल्ट सीजन का आखिरी जो जोन आ जाता है, लास्ट लेग आता है, लास्ट लेग जो आता है। जैसे फरवरी, आप अगस्त देखो, आप मई देखो, और कौन सा क्वार्टर, एक क्वार्टर और रह गया ना, दिसंबर वाला, अक्टूबर वाला, सितंबर में तो अक्टूबर में दिखेगा। हाँ, तो अक्टूबर में ना, तो अक्टूबर में भी कई फॉल आए हैं वैसे। अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे, बहुत लोगों को याद होगा दिवाली के आसपास हर बार लोग बोलते हैं यार दिवाली अच्छी ही नहीं जाती। तो वो ये जो सारे फॉल है ना, आप ये लिख लो, ये जब जब रिजल्ट सीजन होगा, जब जब उसमें मनुष्यत जरूर आएगी कुछ ना कुछ। और जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, जब से तो रिजल्ट सीजन का पता ही नहीं चलता वो कब आया कब गया। क्योंकि वही ना, पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया कि अब टेक्निकल फंडामेंटल के अलावा ना एक ट्रंप एनालिस्ट भी नहीं बन गया। बिल्कुल, कि आप ट्रंप को पहले उठ के पढ़िए कि ट्रंप ने क्या कर दिया ऐसा। हाँ। तो उसके हिसाब से ज़्यादा चलेगा, कोई फंडामेंटल कोई टेक्निकल काम नहीं करता। सपोर्ट लेवल्स टूट जाते हैं, ऐसी खबर आ जाती है, और रेजिस्टेंस ऊपर की ओर कब ब्रीच हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन पहले गर्मियों के शेयर चल रहे थे, वो चलने शुरू हुए थे बेचारे, वोल्टास और वो ब्लू स्टार और बहुत सारे सिम्फनी वगैरह। सबकी गर्मी ठंड में बदल गई। 5 दिन में सबको ठंड लगने लगी। अब कहाँ गई गर्मी भैया, कहाँ गए फंडामेंटल? पता क्या था कि हो ये रहा था कि लोग ना चीज़ों को होने से पहले, चलो बाजार पहले ही करता है, डिस्काउंट करता है। अब क्या होता है कि सर्दी खत्म होनी नहीं है, उससे पहले गर्मी को शुरू कर लेते हैं कि आप भाई इससे पहले बाजार कर ले, हम पहले कर ले उस चीज़ को। तो जल्दी करने के चक्कर में जल्दी ही हो गई। अब मतलब मैं वही बता रहा हूँ आपको। लेकिन हाँ, एक सेक्टर जो सेक्टर ऑफ द वीक रहा, मुझे लगा पावर शेयरों में थोड़ा दम रखा। पावर भी और डिफेंस भी। डिफेंस फ्राइडे को जिस तरह से बाउंस बैक करके आया, बीएल 2-3 दिन मतलब बहुत ही अच्छा रहा। बीएल आप बता ही देते हैं, नया ऑल टाइम हाई उसने टच कर दिया। डेटा पैटर्न्स आप देखिए, और उसके साथ साथ आप मजगांव डॉक को देखिए, जीआरएसई ने अच्छा। मजगांव डॉक में तो मई 2025 के बाद सबसे बढ़िया हफ्ता था। मतलब 2 ही दिन में स्टॉक 18% चल गया। इनको एक नया ऑर्डर मिलने वाला है सरकार से बड़ा, जिसको लेकर इन्होंने क्लैरिफिकेशन भी जारी किया इस हफ्ते में कि हमारी नेगोशिएशंस पूरी हो चुकी हैं, और जो फाइनल ऑब्जर्वेशन है, जो फाइनल प्रस्ताव है, उसको मंजूरी के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास अप्रूवल के लिए उसको भेज दिया गया है। तो बहुत ही शानदार मूव देखने को मिला है। प्लस जो जंग वाला पूरा जो चल रहा है मंजर, उससे तो इनको सपोर्ट मिल ही रहा है। तो डेटा पैटर्न्स तो आपको याद होगा, डेटा पैटर्न्स, एमटाटेक आपको याद होगा 1 फरवरी को 2750 रुपये पे बात करके गए थे लोकेश जी। इस हफ्ते आप देखिए कहाँ पहुँच गया, 3900 के आसपास। तो डेटा पैटर्न्स भी देखिए 3100 के आसपास लोकेश जी ने भी बोला, बीएलएम वाला भी बोल रही थी, और इस हफ्ते आप देखिए कहाँ 3350 का लेवल भी उसमें पार होता हुआ दिखा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। और दूसरा ना, अब विवेक भाई धीरे धीरे मेरी जो एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है ना, कुछ रियल एस्टेट स्टॉक्स को लेकर ऐसा लग रहा है कि शायद इनका जो फॉल है ना, वो कंप्लीशन के आसपास है, या लोअर लेवल पे एक्यूमुलेशन के जोन में ये आ रहे हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। जैसे डीएलएफ हुआ, डीएलएफ को लेकर आपको पता ही, इनका एक गुरुग्राम का प्रोजेक्ट है जिस पर सीबीआई की जांच की गई। उसके बावजूद भी देखिए स्टॉक ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ। हालांकि धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी अच्छा करेक्शन हो चुका है। इस हफ्ते भी 4 तारीख को 4% के आसपास का फॉल था जब वो फैसला आया था या खबर आई थी। तो डीएलएफ, मैं ना तपन जी से भी बात कर रहा था, वीएलएम वाला से भी बात कर रहा था, दोनों का यही मत था। अब स्टॉक में डाउनसाइड नहीं बची हुई, 560 550 ये रेंज है। इस रेंज के आसपास अगर आपको मिले ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको खरीदिए। उनका टारगेट भी सब, स्टॉप लॉस वगैरह सब शेयर किए उन्होंने। लेकिन रियल एस्टेट को लेकर ना अब थोड़ा सा एक जो कहते हैं ना कि माइंडसेट है, चेंज हो रहा है सिलेक्टिवली, सारे स्टॉक्स को लेकर नहीं। जैसे डीएलएफ हुआ जो सेक्टर लीडर है, ये एक स्टॉक था जो कि मैं मेंशन कर रहा था। आरआईएल आपने मेंशन कर ही दिया, बाकी डिफेंस स्टॉक्स की बातचीत हुई। डिफेंस स्टॉक में मैं आपसे रेलवे और पूछ रहा था, फ्राइडे को रेलवे काउंटर्स बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा चले। हाँ,
कोई खास वजह? रीज़न तो समझ नहीं आया, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कुछ कुछ वैल्यू प्ले ज़रूर देखने को मिला। हो सकता है कुछ खबर आ जाए अगले हफ्ते में, आपको कुछ सुनने को मिल जाए, लेकिन हाँ कुछ वैल्यू बाइंग ज़रूर इमर्ज हो रही है। ईयर एंडर का भी इम्पैक्ट हो सकता है कि कुछ ऐसे वैल्यू बाइस। हाँ, मार्च में जनरली जो सरकार होती है ना, वो अपने टेंडर्स को पूरा करने के लिए, जो रेलवे का जो बजट एलोकेशन है उसको पूरा करने के लिए, केपेक्स को पूरा करने के लिए वो ऑर्डर्स पूरे दिए जाते हैं, तो वो एक इम्पैक्ट ये भी हो सकता है। और रेलवे पिटा भी बहुत है, पिटे हुए तो है ही हैं, मतलब लैकलस्टर कहते हैं ना, वो जो अंडर परफॉर्मर्स होते हैं जो, ये वो स्टॉक हैं। तो कुछ कुछ वैल्यू बाइंग फंड्स की ओर से भी और कुछ केपेक्स के हिसाब से जो नए ऑर्डर्स हैं डिफेंस में भी, रेलवे में भी, इसीलिए आप देखिए यही दोनों सेक्टर्स हैं जो कि ज़्यादा इस हफ्ते में मूव करते हुए दिखे, या फिर ऐसे प्लेस जो कि बहुत ज़्यादा करेक्टेड थे। जीआरएससी उठा के देख लीजिए, मजगांव उठा के देख लीजिए, दोनों का ऑलमोस्ट प्राइस आपको सेम नजर आएगा, और दोनों में ही आप देखिए 2100-2000 के आसपास से ही ये चलना शुरू हुए, जो 2500 तक की इन्होंने। देखो डिफेंस में ना एक चीज़ है, इसमें ना हम जैसे अंशुल जैन साहब से बात करते हैं, वो नेगेटिव है, कुछ एनालिस्ट पॉजिटिव भी है, लेकिन मुझे ना एक चीज़ समझ आती है, शॉर्ट टर्म में भले ही ये उठापटक कुछ भी कर ले अकॉर्डिंग टू वॉर्स, लेकिन एक चीज़ जो नैरेटिव इनमें क्लियर हो गया ना, वो ये है कि बॉस दुनिया में शांति नहीं रहने वाली। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं चलता ही रहेगा, मतलब और बड़ा भी। और ऐसा नहीं है कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी देख लीजिए हर जगह शांति है, कोई ना कोई देश लड़ रहा है, मतलब कोई ना कोई देश लड़ रहा है और हथियारों की जरूरत पड़ती रहेगी। अब ऐसे में आपको एक जखीरा बनाकर रखना पड़ेगा, या हर कंट्री को, मतलब दुबई को कभी जीवन में नहीं पता होगा कि बॉस मुझे मतलब डिफेंस सिस्टम पर आना पड़ेगा, मुझे लड़ना पड़ेगा, कभी जीवन में उनकी तरफ से कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं आए, कभी कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। सऊदी अरब है वो अपने डिफेंस में लगा हुआ है ना। अब मतलब इतने सारे देश एकदम से खाड़ी के बहुत जो शांत पड़े थे, वहां पर एकदम से अचानक से वो आ गया। तो अब ये देश क्या सोचेंगे जब ये अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठेंगे, तो क्या करेंगे कि भैया हथियार अपनी इमरजेंसी के लिए खरीद के रखो। आपको बता दूं मैं, सऊदी अरब एक समय में दुनिया में सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार था, सेकंड नंबर पे इंडिया आता था जब हम रशिया और अमेरिका से बहुत खरीदते थे। तो सऊदी अरब ने बहुत हथियारों का संग्रह कर रखा, वो इसीलिए क्योंकि वो आधिपत्य बनाना चाहता था कि विद इन द खाड़ी देश हमारे जो है उनमें हम सबसे स्ट्रांग रहे, पैसे में भी, धार्मिक उनके साथ सेंटीमेंट चलता ही है, प्लस उनके और उनका जो क्रूड ऑयल का मार्केट है पूरा डोमिनेंट है, 10 मिलियन बैरल पर डे का उनका प्रोडक्शन रहता है, तो नंबर 1 मतलब प्रोड्यूसर रहते हैं वो, टॉप 3 में ही रहते हैं, रशिया, अमेरिका और सऊदी, उनमें से कोई ना कोई आ ही जाता है। तो आप समझो कि अब इन देशों पर एक प्रेशर है कि आप डिफेंस सिस्टम भी लो, आप अटैकिंग सिस्टम भी लो थोड़ा बहुत। तो ये जो चीज है ना, ये डिफेंस कंपनियों के लिए लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि ये स्टोरी का काम कर। इनफैक्ट आप सऊदी अरेबिया की बात करें, जापान भी पिछले कुछ थोड़ा टाइम पहले की बात है, काफ़ी टाइम के बाद ऐसा हुआ कि जापान ने अपनी जो रक्षा बजट है, जो डिफेंस बजट है, उसको इंक्रीज किया, हथियारों को खरीदना उन्होंने भी दोबारा शुरू किया। हाँ, वो तो 1945 में जो वर्ल्ड वॉर 2 था, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल पीस लविंग नेशन के तौर पे, उनका तो पैक्ट था ना अमेरिका से कि भाई हम हथियार वगैरह पे फोकस नहीं करेंगे हम। जिन्होंने एक कंसिडर्ड कॉल लिया था, जो 1945 वाली आप बात कर रहे हैं, उसके बाद अब जापान अगर शिफ्ट हो सकता है, उनको लगता है कि हथियार होने चाहिए, नो डाउट कब चलाने पड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन अपनी डिफेंस के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए हर देश करता है। चाइना तो आप जानते ही हैं, पाकिस्तान जैसे देशों को, और भी एशियन कंट्रीज हैं जहाँ पे उनके वेपन्स वगैरह जाते हैं, तो बड़ा शिफ्ट हो रहा है। अब जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, वो वैसा नहीं रहा जैसा आज से 1 दशक पहले या 4-5 साल पहले था। लेकिन मुझे लग रहा है वो लौट रहा है, अमेरिका की डोमिनेंस वापस आ रही है। तो अमेरिका को अपना असला बेचना भी तो है, असला भी बेचना है, लेकिन जैसे चाइना बैक्ड जो कंट्रीज थे उन पर देखो आप, वेनेजुएला था, वेनेजुएला में आप चाइना कुछ नहीं कर पाया। ईरान है, ईरान के केस में चाइना बस बोल ही रहा है कि जी गलत हो रहा है। भैया जाके खड़े हो, अगर आप में हिम्मत है तो। अमेरिका खड़ा होता है ना। ये हम न्यूज़रूम में भी बात कर रहे थे, मैंने आपको उस समय भी कहा था। हाँ। चाइना, आपको देखिए, आप इस बात से एग्री भी करेंगे, शायद आप भी कमेंट करके बताइएगा। चाइना, मुझे तो याद नहीं है, मैं कोई 150 साल का तो नहीं हूँ, लेकिन आज 40-42 साल में मैंने नहीं देखा कि चाइना में डायरेक्टली किसी के साथ वॉर किया हो या फाइट किया हो। चाइना, यही तो डर, चाइना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कि चाइना ने पिछले 40-42 साल में, अगर आप देखोगे ना, आज अगर किसी की फौज को, किसी आर्मी को अगर बुलाया जाए तो इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, और
ये रशिया भी अब कह लो कि इनके पास एक्सपीरियंस है लड़ने का, बाकी शायद दुनिया में किसी फौज के पास, क्योंकि एक एज होती है भाई। मैं एक आर्मी में एंट्री किया मैंने 25 साल की एज के, अब मेरे जो सीनियर होगा वो 50 साल का होगा, तो उसने जब 25 साल में कोई युद्ध ही नहीं देखा तो क्या मुझे इमरजेंसी की चीजें बताएगा? वो क्या मेरी ट्रेनिंग करेगा है? क्या ट्रेनिंग करेगा? वो हिस्टोरिकली जो पैटर्न चल रहा है उसी पे आधार पे, या जो एडवांसमेंट जो भी कहीं युद्ध वुद्ध सुने वो उनके बेसिस पर। लेकिन जो क्विक आप आर्मी रूम में बैठ के जो डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपको चेंज ऑफ टैक्टिक्स करनी पड़ती हैं, वो सब तो आपको नहीं पता। तो वो चाइना को भी नहीं पता, वो आपके बहुत सारे नेशंस को नहीं पता, वो केवल किसको पता है? हमारे यहाँ पता है, पाकिस्तान को पता है, अमेरिका को पता है, नहीं, इसीलिए लड़ने पहुंच जाते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं जो आपने ऑपरेशनली एक चीज बताई, लेकिन उसका एक इकोनॉमिकल रीजन भी है। जैसे हम कहते हैं ना कि चाइना, मतलब माने ना माने, मैं आम भाषा में बोल रहा हूं आपको, चाइना एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन या एक दुकानदार समझ लीजिए मोटा मोटी। आप कभी लेकिन भी धमकियां तो बड़ी देता है। नहीं, वो ठीक है, वो आप कर लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात। जैसे मैंने कहा, सामने आके कभी नहीं लड़ेगा, जिसके साथ उसकी बनती है, जिसको वो सपोर्ट करता है या जिसको बैक किया उसने हमेशा, उसको भी आके सामने से आके कभी नहीं कहेगा हमारे सैनिक भेज दिए या अपना असला भेज दिया, सामने से कभी नहीं बताएगा। तो जो एक बिजनेसमैन माइंड सेट होता है या फिर जो कोई दुकानदार होता है, वो कभी मुंह की नहीं बिगाड़ता किसी से। ये उसको बिजनेस करना है, आपको कई बार एग्जांपल दे नहीं, चुका मैं हूं मानता हूं, कि लेकिन अगर पता है मुझे एक्चुअली इस समय ईरान के साथ ऐसा फील आता है कि ईरान शायद इनके धोखेबाजी में आ गया। मुझे ऐसा लगता है इन लोगों के कि ईरान शायद इस कॉन्फिडेंस में आ गया कि ये लोग मेरा साथ देंगे, कोई तो देगा। इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है। हाँ। ये थोड़ा मामला लंबा खिंच रहा है, लेकिन इसमें स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जब जून में इजराइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, बहुत सारे, मैं डिफेंस एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ईरान ने उस समय अपनी कमर कस ली थी। जो हम कह रहे हैं कि इनके पास इतना बड़ा मिसाइलों का, इतने बड़े ड्रोन्स का जो इतना बड़ा इनके पास रिजर्व है ना, जिससे ये 1 महीना तक आराम से अपना जंग चला सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जून में उन्होंने समझ लिया था। अगर उन्होंने उस समय, जैसी आप बात कर रहे हैं कि चाइना मेरा मित्र है, रशिया से मुझे सपोर्ट आता है, तो अगर कोई मुश्किल घड़ी आ गई, दोबारा मेरे ऊपर अटैक हुआ, तो ये दोनों देश मेरी मदद करेंगे, अगर उन्होंने ऐसा सोच लिया होता तो शायद वो आज यहाँ नहीं खड़े होते जहाँ वो अभी हैं, या जिस तरह का उनका अभी सेटअप है। मुझे लगता है वो जो बोल रहे हैं ना कि ये युद्ध उन पर थोपा गया है, ये सही में थोपा ही गया है एक्चुअली। वो अच्छे खासे मीटिंग करने गए थे, वियना में डिसाइड हो गया था कि भाई हम सोमवार को मिलेंगे, युद्ध वीकेंड में ही शुरू हो गया, मतलब तो वियना वाला तो रोल ही ख़त्म हो गया। तो ये मुझे लगता है कि अमेरिका और इजराइल वगैरह ने ये, अच्छा आप एक चीज़ बताओ, हर बार जहाँ तेल होता है वहीं लड़ाई होती है। वेनेजुएला, इराक, ईरान, मतलब ये आप इनकी, मैं इसको दूसरी तरह से बोलता हूँ। हाँ। आप कह रहे हैं जहाँ तेल होता है, मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ चाइना का इंटरेस्ट होता है। अब चाइना का इंटरेस्ट तो वहीं पर है ना, जहां पर उनको बिजनेस में फायदा है। कुछ भी टारगेट आप समझिए, टारगेट यूएस का चाइना ही है। इजराइल से हमला करवाया, हाँ, यूएस की बैकिंग से हुआ, हाँ, यूएस के कहने पर हुआ या यूएस को बोल के हुआ। लेकिन संदीप भाई एक चीज और भी है ना, जब इराक का हमला हुआ था, इराक और यूएस की जब लड़ाई हुई थी, उस समय चाइना उतनी डोमिनेंट पावर में नहीं था। ये लड़ाई अमेरिका की हमेशा से क्रूड ऑयल पर रही है। नहीं, ठीक है, क्योंकि क्रूड ऑयल, आपने जैसे अभी कहा, अमेरिका के पास भी बहुत बड़ा रिजर्व है। ये अपना रिजर्व पता नहीं कब बेचना चाहते हैं, नहीं बेचना चाहते हैं, ये शायद मुझे लगता है इनका कोई रिजर्व शायद, अगर शायद इनकी क्रॉस चेकिंग की जाए ना, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के डेटा की, हम नौकरियों के डेटा की बात कर रहे थे, मुझे तो अब इन पे डाउट होता है। मुझे लगता है इन्होंने जितने अधिकार लिए हैं दुनिया भर में, अब वेनेजुएला का तेल हम बेचेंगे, इराक का तेल पता ही नहीं है आज तक कि इराक का तेल इराक ही बेच रहा है या यूएस ही बेच रहा है। तो मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं कि जिनके डेटा को आप शायद क्रॉस वेरीफाई ढंग से कर नहीं पाओगे। हम वही पहुंच गए जहां से शुरुआत हुई थी। हाँ, कि डेटा को देख लो, खबर को देख लो, किसी को देख लो, हाँ, मतलब यकीन ही नहीं कर सकते। लेकिन आप मानिए, आपने अपने बात में ही जवाब दे दिया कि उस समय चाइना कहीं नहीं था पिक्चर में, लेकिन आज तो चाइना है। आज तो यूएस की अगर किसी से लड़ाई है तो वो चाइना से ही है। भैया पहली सुपर पावर कौन है? अमेरिका। दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना ही है ना। तो यूएस बहुत क्लियर है। यूएस एक तरह से चाइना को कमजोर करने के लिए, उसको नीचे लाने के लिए इंडिया को सपोर्ट भी करना चाहता है, लेकिन वो ये गलती भी नहीं करना चाहते कि वो दूसरा चाइना पैदा ना हो जाए। वो केवल तो इसलिए अब इंडिया की बजाय दूसरे रास्ते अपनाए जा रहे हैं। मैं आपको
वो अपनी दुकान के नौकर को कभी मैनेजर भी नहीं बनने देगा। एग्जैक्टली लेकिन वो नौकर ही बना लेकिन रखा उनको है चाइना मजबूत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन इस समय तो ऐसा लग रहा है जैसे अश्वमेध यज्ञ छोड़ा का घोड़ा जा जाता था ना कि जहां जाओगे जो रोकोगे वो पिटेगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को इस समय जो रोकेगा वो पिटेगा। अब वो क्यूबा को धमकी दे रहे हैं, अगला नंबर 13 आ रहा है। हाँ वो तो कह दिया उन्होंने। हाँ तो मतलब ये तो ऐसी बात हो गई ना कि नेक्स्ट नंबर तू, अब तुम तैयार हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ। मतलब व्हाट इज दिस यार, ये मतलब कब तक चलेगा? ये तो ऐसा हो गया कि टीचर पढ़ाने नहीं आए, सीधा हेडमास्टर आ गए। एग्जैक्टली बोले आ जाऊंगा, सुताई करके जाऊंगा सबकी बारी बारी से। बस भले तो इसकी हो रही है देख ले, अगर तू नहीं सुधरा तो तू नेक्स्ट इन लाइन है फिर। एग्जैक्टली ये एक कहते हैं ना कि एक पिक्चर दिखाने की कोशिश भी की जा रही, सांकेतिक होती है ना, कुछ चीजें देख लो, नहीं मानोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, तुम भी मुर्गा बन के खड़े होगे। तो मतलब ठीक है, अब देखिए हम समझ सकते हैं कि ये पेन है थोड़ा सा, और बार बार हमें लगता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वेरिफ वाला मामला शांत हुआ था तो अब टैरिफ वाला मामला तो आने वाला है, वो 15% वाला स्टॉक बेसेंट साहब कह ही रहे हैं कि वो शुरू हो जाएगा। और उन्होंने ये तक कह दिया कि 5 महीने बाद ये जो विंडो है 150 दिन वाला, जो इनके पास स्पेशल पावर, आई थिंक सेक्शन 232 था, 232, उसके बाद भूल जाइए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वापस उन्हीं लेवल्स पे टैरिफ आ जाएंगे आपके। हमें तो कोई डरने की जरूरत नहीं है ना, हमारा तो 18% पर लॉक हो गया। डर टैरिफ का नहीं है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब डर लगता है अनिश्चितता से, क्लैरिटी नहीं है। अरे बताइए ना कितना लगेगा, कैसे धंधा करूं मैं, किस रेट पे धंधा करूं मैं। उन्होंने कह दिया, उन्होंने सिंपल कह दिया, अगर आप उनकी थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखोगे, उन्होंने कह दिया बस जिन्होंने हमसे व्यापार करना है और जो टैरिफ जिसका डिसाइड हो गया वो आराम से करता रहे, वो ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजनों को ना पढ़े, दिमाग ना लगाए। हमने बोल दिया वो फाइनल है, इंडिया को बोल दिया भाई 18% फाइनल है, इंडिया मजे करे। 18% पे इंडिया मान ले कि हाँ जी 18% है मेरा, मैं काम करूँगा 18 पर। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जब जीतेगी, जो होगा उसके बाद देखेंगे, जब फैसला फाइनल हो जाएगा, फाइनल के बाद भी फाइनल, वैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होता है लेकिन फाइनल के बाद जो फाइनल हो जाएगा जब देखेंगे, लेकिन हमारे लिए 18% है, हम फाइनल। एक सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीमेस्ट ऑफ ऑल सुप्रीमेस्ट ऑफ ऑल। तो जो सुप्रीमेस्ट ऑफ ऑल है हमारे, उन्होंने जो बोल दिया वो फाइनल है, अब 18% पे लॉक करो। इंडिया उस पर ज्यादा कुछ कमेंट भी नहीं कर रहा। आप देखो यूरोपियन यूनियन ने करा था, किसी चीज पे कमेंट नहीं कर रहे पिछले 4 साल कभी तो ईरान ने भी तो बुरा माना ना इस चीज पे, हम कोई कह ही नहीं रहे हैं, कम से कम निंदा तो कर दो। देखिए कभी कभी साइलेंट भी जरूरी होता है। अब ऐसे में देखो ज़्यादा फालतू अगर आप राजनीतिक कुछ बोलोगे स्टेटमेंट, और वो आपके देश के लिए सारे समीकरण खराब कर दे। हालांकि इन सब के बीच में ना, जब ये ईरान की बात आई ना, तो इनके जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनके बयान से पता चला था, वो शुक्रवार को एस जयशंकर से मिले, हमारे जो विदेश मंत्री हैं। सोचो आपके देश पर आपदा है, आप जंग के माहौल में है, अपना देश छोड़कर आप हमारे देश में आए हुए हैं हमारे विदेश मंत्री से मिले या हमारी सरकार से मिले। तो देखो इसमें कुछ तो है, मतलब भले ही इंडिया आप कह रहे हैं कि नहीं कुछ बोल रहा है, 4 साल से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इंडिया की आज जो एक कहते हैं ना कि पैठ है, जो एक साख बनी है आज दुनिया में, एक से है हमारा। हम 2 नेताओं को साथ में बैठा के, मतलब उनको दोनों को टेबल पे बैठा के बातचीत करने की सिचुएशन में है आज, हमारी ऐसी पोजीशन नहीं। ऑफ कोर्स वो इसलिए ना क्योंकि हम एक बहुत बेहतरीन कंज्यूमर कंट्री हैं। हाँ वो तो हमारे लिए हमेशा से ठीक है। 150 करोड़ लोग आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे जहाँ आप माल बेच लो। चाइना तो बेचने देता नहीं, अपने यहाँ इजीली हर किसी को एक्सेस देता नहीं। जाके आप चाइना से कम्पीट कर भी नहीं, चाइना के साथ कम्पीट भी नहीं कर सकते। एक इंडिया ही ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको 150 करोड़ लोग मिल जाते हैं। अच्छा, और मतलब मैन्युफैक्चरिंग साइड इंडियन गवर्नमेंट पे सारी चीजें मिल जाएगी, इंडियन गवर्नमेंट से मिल जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट से अच्छा बनाओ अपनी रिलेशन, और उसके बाद अपना माल बेचो। तो ये सबसे अच्छी नीति है। तो हमारे साथ कौन संबंध खराब करना चाहेगा संदीप भाई? आप 150 करोड़ लोगों की बात करो, 33-34 करोड़ लोग यूएस में हैं, इतना बड़ा कंट्री है। यूरोप में कितने करोड़ लोग हैं? दोनों का मिला के भी सम कर लो तो मेरे ख्याल से यूरोप प्लस अमेरिका 65-70 करोड़ लोग। आप सोचो कि कितना बड़ा रीजन आपको इंडिया के लेवल पे लाने के लिए कितने सारे कंट्रीज को मर्ज करना पड़ेगा। तो इतनी मेहनत क्यों करो यार? आप एक कंट्री से मेहनत करो ना जाकर, और वहाँ के लोग जो कि ग्रोइंग है, जो कंट्री 8% की ग्रोथ पर चल रहा है, जो कंट्री कमा रहा है, बहुत सारे सेक्टर्स में ग्रोथ कर रहा है, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा लोगों का बढ़ रहा है, हाई हो रहा है, तो वहाँ पर बेचो अपना माल। तो इसलिए इंडिया से तो कोई रिलेशन खराब करेगा नहीं। खैर एनीवेज, अब नेक्स्ट वीक
तो ट्रिगर डोनाल्ड ट्रंप और ये सारी चीजें कुछ नहीं करना, कोई कुछ नहीं ट्रिगर करना, काम नहीं कोई आ ट्रिगर रहा, नहीं। कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं, कोई सपोर्ट काम नहीं आता, कोई रेजिस्टेंस नहीं पता चलता जब पॉजिटिव खबर आती है या फिर शॉर्ट कवरिंग होती है। हाँ ये ज़रूर है कि वो खाड़ी देशों वाले ज़रूर त्रस्त है, अरे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, एक इमरजेंसी बैठक भी उनकी कुछ फैसला आ जाएगा कभी भी आ जाएगा। हाँ तो देखते हैं, वो देखना होगा, क्योंकि देखो यूएई ने साफ तौर पे कहा भाई हमारा डायरेक्टली इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे दूर रखिए आप। कोई भी देश है जिसका अब इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, हम यूएस से दोस्ती रखते हैं या उनके एयरबेस हमारे यहाँ पे हैं, तो आप उनके मित्रों को तंग कर रहे हैं कि वो मित्र जाके बोले अरे यार वो मुझे मार रहा है या तू बंद कर दे। तो वो वैसी सारी सिचुएशन चीजें क्रिएट करने की कोशिश है ईरान की तरफ से। बिल्कुल। चलिए, तो अब ट्रिगर्स तो कुछ है नहीं, जब ये चीजें मामले शांत होंगे, जब पढ़ेंगे वो सारे ट्रिगर्स, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और बेरोजगारी के आंकड़े, हर दिन उठिए, bond हर yield, दिन देखिए हर दिन देखिए क्या हो रहा है, वही डिसाइड करेगा वही उस दिन डिसाइड की क्या करेगा उस दिन क्या की। चाल होने वाली आज हम संडे को बात कर रहे हैं, हो सकता है आप कल सुबह कुछ और ही बात कर रहे हो, है ना, तो अभी कुछ नहीं पता। तो एनीवेज गुड लक, और बने रहिए, हिम्मत रखिए अपने पोर्टफोलियोज के साथ। देखिए, बुरा दौर हर बार निकल जाता है, हर बार के बुरे दौर ऐसे लगे कि हम बचेंगे भी नहीं, शायद कोविड जैसी सिचुएशन में बच गए तो पोर्टफोलियो जिंदा है, एंजॉय करना। तब तक से बात याद आ गई बाजार आदमी ऊपर ही जाने हैं, इसलिए घबराइए मत, बने रहिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। ऐसे फेजेस आते रहे हैं और लोग कहते ही हैं वॉलेटिलिटी बाजार में जो गिरावट के फेजेस, बड़ी गिरावट वाले फेज अच्छा मौका है आपके लिए पैसा लगाने का, अच्छे फंडामेंटल्स वाले अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।